नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने की कोशिश करेंगे भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति की कर्तव्य और उनसे संबंधित विभिन्न अनुच्छेद, क्योंकि इनसे संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है? क्या आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग लेती है या राष्ट्रपति का चुनाव किन-किन लोगों के द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन लोग भाग लेते हैं? इस तरह के सभी क्वेश्चन या सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको राष्ट्रपति से संबंधित प्रत्येक जानकारी तथा प्रत्येक फैक्ट देने की कोशिश करूँगा तथा इस वीडियो के अंतर्गत हम 15 राष्ट्रपति जो अब तक 15 राष्ट्रपति हुए उनके बारे में भी 1-2 फैक्ट जो एग्जामों में पूछे जाते हैं अक्सर, वो भी आप जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद। तो क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप लोग बताएं कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 52। और अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और यही कार्यपालिका का प्रमुख होगा। क्या लिखा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति के बारे में संविधान में कहां पर उल्लेख दिया गया है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो अपनी कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। क्या राष्ट्रपति शक्ति का सीधे प्रयोग करता है? नहीं, इसको शक्ति का प्रयोग करने के लिए क्या होती है इसके पास? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है? भारत की समस्त कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करेगा। तो किसके माध्यम से जानने की कोशिश करेगा? मंत्रिपरिषद से। तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इस तरह हमने देखा अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद तथा अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति बताई गई है। अब देखेंगे अनुच्छेद 54 और 55। तो अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन लोग भाग लेता है और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की चुनाव बताया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या जनता भाग लेती है? तो नहीं। जिस तरह लोकसभा, राज्यसभा या विधायकों के सदस्य में जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान करती है, उस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं करती है। तो कौन-कौन लोग भाग लेते हैं इसमें? तो इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा जो राज्यों में होती है, उनके निर्वाचित सदस्य, जो चुने हुए सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। कौन-कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा केंद्र शासित प्रदेशों, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा है, तो उनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आपने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन लोग भाग लेता है और कई राज्यों में जिस तरह संसद के 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, कौन? लोकसभा प्लस राज्यसभा। उसी प्रकार राज्य विधानसभा के 2 सदस्य होते हैं, विधायक का विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। कौन-कौन लेता है? संसद मतलब लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इस तरह हमने देखा कि कौन-कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। इसमें जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो निर्वाचन मंडल मतलब कौन-कौन लोग भाग लेता है, वो अनुच्छेद 54 में बताया गया है। और निर्वाचन प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? अनुच्छेद 55।
तो राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया होती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों का समान प्रतिनिधित्व होता है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधायकों के सदस्य होते हैं वो सभी लोग भाग होते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्यों में विधायक ज्यादा है या विधान लोकसभा में सदस्य ज्यादा है, उन सभी के वोटों का एक मत निकाला जाता है। अगर आप लोग राष्ट्रपति के चुनाव को समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं एक 15 से 20 मिनट की वीडियो के अंतर्गत आपको राष्ट्रपति के चुनाव अच्छी तरह से समझा दूंगा, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कैसे होता है, किस प्रकार मतदान होता है। इसको राष्ट्रपति के मतदान को क्या बोला जाता है? गुप्त मतदान बोला जाता है। इसमें विधायक के वोट का मूल्य क्या होता है, सांसदों के वोट का मूल्य होता है, किस प्रकार निकाला जाता है। जैसे लोकसभा में जिस भी पार्टी के पास ज्यादा है, अगर उनके विधायक चुने जाते हैं, राज्यों को क्यों इसमें ऐड किया गया था, इस सभी मैं निर्वाचन प्रक्रिया एक वीडियो राष्ट्रपति बना के आप वीडियो को समझा दूंगा। और आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं अच्छी तरह समझा दूंगा। क्योंकि बस यहाँ आपको इतना ही जानना है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में दी गई है, उनके राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया क्या नाम है। तो क्या नाम है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली प्रतिनिधित्व, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा था अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद तथा अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति बताई गई, राष्ट्रपति कार्यपालक शक्ति, तथा अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल और अनुच्छेद 55 में निर्वाचन प्रक्रिया। अब देखेंगे तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57 और अनुच्छेद 58। तो अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। और राष्ट्रपति क्या 5 साल तक अपने 5 साल के बाद भी अपने पद पर बना रहता है? तो हाँ, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो सकता। अनुच्छेद 57 बोलता है पुनर्निर्वाचनी पात्र। क्या एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति बन चुका है वो दोबारा नियुक्त हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने के लिए पात्र है और कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब ए नाम का कोई व्यक्ति है जो एक बार राष्ट्रपति बन चुका है, 2 बार बन चुका है, क्या 3-4 बार बन सकता है? तो हाँ, बन सकता है भारत में। मतलब कि एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार? 2 बार। जबकि भारत में कितनी बार भी। जैसे अपने ट्रंप साहब हैं, वो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं अमेरिका के। तो अब अगली बार वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे, मतलब 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकते। लेकिन भारत में अपने वर्तमान भारत में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति हैं वर्तमान। जब अगला राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो फिर से चुनी जा सकती है और अगले चुनाव में भी खड़ी हो सकती है। मतलब एक व्यक्ति भारत में कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में अधिकतम 2 बार बन सकता है। तो अनुच्छेद 57 क्या कहता है? राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की पात्रता। और अनुच्छेद 58 में कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? सबसे पहली योग्यता तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष से कम व्यक्ति का आयु राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। और उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? जो एक लोकसभा का सदस्य बनने की वो योग्यता होनी चाहिए और कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता। तो 4 योग्यता बताई गई है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य और कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता। इसके बारे में थोड़ा आगे भी जानने की कोशिश करेंगे अपन लोग। अब आगे देखते हैं अपन अनुच्छेद 56, वो अनुच्छेद 59, 59 और अनुच्छेद 60। तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की शर्तें बताई गई कि राष्ट्रपति की क्या क्या शर्तें हैं। तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। मतलब जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि पहले से सदस्य है तो शपथ लेते ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हुआ, वो पहले से लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, तो चुनाव लड़ सकता है और चुनाव जीत भी सकता है। लेकिन जब अपने पद की शपथ लेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रपति अपने चुनाव क्षेत्र की लोकसभा या विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो अपने क्षेत्र की लोकसभा या विधानसभा की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। तो इस तरह आपने देखा था कि राष्ट्र क्या क्या शर्तें हैं।
कोई व्यक्ति जो पहले से सांसद या विधायक है, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो लड़ सकता है। और जब राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है, जब अपने पद की शपथ लेता है, तो उसका जो वर्तमान पद है, वो उसमें समाप्त हो जाएगा और राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो क्या राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा? ऐसी स्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश का क्या मतलब होता है कि उस समय जो न्यायाधीश सबसे वरिष्ठ सीनियर न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में, वो राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। तो राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो वहाँ ऑप्शन में लिखा होता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। अगर नहीं लिखा है और वरिष्ठ न्यायाधीश लिखा है, तो ये भी सही है, क्योंकि जब राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं होता है, तो उस समय वरिष्ठ न्यायाधीश ही उसको शपथ दिलाता है। तो इस तरह हमने अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की शर्तें और अनुच्छेद 60 में उनकी शपथ कौन दिलाता है, ये समझने की कोशिश करी। अब अनुच्छेद 61 और 62 को देखते हैं। तो अनुच्छेद 61 क्या कहता है? महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 6 महीने के भीतर नया चुनाव कराया जाएगा। मतलब कि कोई व्यक्ति को राष्ट्रपति है, अगर उसको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा दिया गया है, तो 6 माह के अंतर्गत चुनाव करा लिया जाता है। और उपराष्ट्रपति तब तक कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना। तब तक कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। 6 महीने के अंतर्गत उसका चुनाव करा लिया जाता है। पद रिक्त किस प्रकार हो सकता है कि संविधान का उल्लंघन का आरोप लगाकर महाभियोग चलाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति द्वारा अगर संविधान का उल्लंघन किया गया है, तो उसके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होती है। तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ये प्रक्रिया चलाई जा सकती है, किसी से भी स्टार्ट की जा सकती है और दोनों में विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। इसमें जिस चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ महाभियोग की प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग लेते हैं? केवल लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, जबकि चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तीनों के सदस्य भाग लेते हैं। और किस प्रकार हटाया सकता है? संविधान के उल्लंघन द्वारा। अगर आप ये पूरी प्रक्रिया जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं एक वीडियो और बना के 15 से 20 मिनट के अंतर्गत आपको चुनाव ये हटाने की प्रक्रिया अच्छी तरह समझा दूंगा कि विशेष बहुमत क्या होता है, किस प्रकार हटाया जा सकता है। अगर लोकसभा में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, तो राज्यसभा में कब पहुंचता है, क्या क्या कार्य, तो पूरी ये 15 से 20 मिनट के वीडियो के अंतर्गत आपको मैं समझा दूंगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अनुच्छेद 60 क्या बात 61 क्या बात करता है, महाभियोग प्रक्रिया मतलब राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है, और अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त। मतलब ये इसमें प्रक्रिया बताई गई है कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। हटाने के लिए क्या आधार होना चाहिए? तो संविधान का उल्लंघन। अब देखेंगे अनुच्छेद 71 और 72। तो चुनाव संबंधी विवाद, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद है, तो उसका निर्णय कौन करता है? कहाँ पर ले जाएंगे वो? अपन लोग सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का निर्णय करेगा कि चुनाव में धांधली वगैरह हुई है, कि राष्ट्रपति का चुनाव सही तरह से हुआ है या नहीं हुआ है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद केवल कहाँ आएंगे? सुप्रीम कोर्ट। मान लो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन गया और शपथ वगैरह ले लिए और अपने पद पर कार्य करने लगा है, बाद में पता चलता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई धांधली हुई है, तो तब तक राष्ट्रपति जो कार्य किए जाते हैं वो सभी कार्य मान्य किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव में धांधली हुई है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, उसके द्वारा जितने भी कार्य वो समाप्त किए हैं, नहीं, सभी कार्य मान्य किए जाएंगे। अगर धांधली हुई है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा और अगला चुनाव करा लिया जाएगा। अब देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति बताई गई है। तो मृत्युदंड के मामले में केंद्रीय कानूनों में, मतलब किसी व्यक्ति को कोई भी सजा मिली हो, तो अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई सजा दी गई, तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। तो क्षमादान शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है और राष्ट्रपति को लगता है कि ये सही नहीं है, अगर आप अपील करते हैं और राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है कि मृत्युदंड सही नहीं, तो वो उसको भी क्षमा कर सकता है और उसके खिलाफ कोई भी प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी। तो क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 72 में। तो चुनाव संबंधी विवाद अनुच्छेद 71 में और क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 52। आपको अनुच्छेद 72 ध्यान रखना है, क्योंकि
डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल में दी गई है, और यही पूछा था कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, तो बिल्कुल क्षमा कर सकता है। अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 74, मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श। तो राष्ट्रपति अपने कार्य किसकी सलाह से करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। मंत्रिपरिषद में कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति रखती है। दो प्रकार की शक्ति होती है, नाम मात्र और वास्तविक। तो नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। और वास्तविक प्रधानमंत्री के पास। तो राष्ट्र मंत्रिपरिषद की सहायता देखिए कौन कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। मंत्रिपरिषद में कौन कौन व्यक्ति होता है? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकता है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनेगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जिसके पास सबसे बड़ी पार्टी का नेता, सबसे बड़ी पार्टी के नेता को। अगर इसके पास बहुमत नहीं है लेकिन अन्य पार्टियों की अपेक्षा इसके पास सबसे ज्यादा सीट है, तो उसको चुन लेगा और एक निश्चित समय के अंतर्गत बोलेगा कि अपना बहुमत सिद्ध करो। अगर एक समय के बाद अपना बहुमत सिद्ध कर देते हैं तो प्रधानमंत्री बना रहे। अगर बोला राष्ट्रपति ने कि 2 माह के अंतर्गत आप अपना लोकसभा में बहुमत सिद्ध करिए, अगर बहुमत सिद्ध नहीं करते हैं तो उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति करता है। मतलब कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है इसका निश्चित कौन करता है? प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। लेकिन मंत्रालय प्रदान कौन करता है? राष्ट्रपति। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री जिस भी व्यक्ति को बोलेगा कि इस मंत्री को ये मंत्रालय दिया जाए, तो राष्ट्रपति उस मंत्री को वो मंत्रालय दे देगा। प्रधानमंत्री बताता है और राष्ट्रपति देता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को कौन सा मंत्रालय प्रदान कर सकता है, तो नहीं। कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। और अनुच्छेद 74, प्रधानमंत्री की सहायता और मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श। तो दोनों आर्टिकल हमने समझने की कोशिश करी, क्या क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की सहायता और अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखना किसी व्यक्ति को नहीं बना सकता, वो मैंने आपको बताया कि कब चुनता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति क्या क्या शक्ति होती है? राष्ट्रपति पहली शक्ति है पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश एक तरह का कानून होता है, जो संसद बनाती है वो भी कानून होता है। और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब संसद शस्त्र में ना हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करता है वो मतलब कानून बन सकता है? क्या बन सकता है, लेकिन उसके लिए परिस्थिति होनी चाहिए। अध्यादेश की वैधता संसद के कानून के समान ही होती है। ये 6 सप्ताह तक रहती है। मतलब संसद की जब दोबारा बैठक होगी, दोबारा सत्र होगा, तो उसमें राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करी गए। अगर संसद उसको पारित कर देती है तो वो कानून बन जाएगा। अगर संसद उसको पारित नहीं करती है तो समाप्त हो जाएगा 6 सप्ताह तक। अधिकतम कितने? 6 सप्ताह तक। अनुच्छेद 143 क्या कहता है? परामर्शदात्री शक्ति। मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी विधिक प्रश्न पर राय मांग सकता है राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी। मान लो कोई विधि से संबंधित प्रश्न है, विधिक प्रश्न है, इनके बारे में राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्यकारी है। लेकिन राष्ट्रपति ये सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं। अगर राष्ट्रपति को सलाह ठीक लगती है तो माने, अच्छी नहीं लगती है तो न माने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्यकारी होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सलाह कौन से आर्टिकल के अंदर लेता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 123 में क्या दिया गया? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो आप लोगों को ध्यान रखना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में दी गई? अनुच्छेद 123 में, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है इससे। अब अपन देखते हैं राष्ट्रपति की 3 शक्ति और। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। मैं आपातकाल की वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को आपातकाल अच्छी तरह से समझा दूंगा। यहाँ केवल थोड़ी चर्चा करेंगे केवल अनुच्छेदों के बारे में। आपातकाल से संबंधित 352 से लेकर 360 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में आपको वीडियो अलग से समझाऊंगा।
इसके अंतर्गत सिर्फ हम इतनी ही चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में दिया गया है, राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में दिया गया है और वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, वित्तीय आपात कब लगा सकता है, इनका क्या प्रभाव होते हैं, ये क्यों लगाए जाते हैं, इनके अंतर्गत हम आपातकाली वीडियो के अंतर्गत समझ लेंगे। तो अनुच्छेद 352 बोलता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में उल्लेख दिया गया? अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में आपातकाल घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपको राष्ट्रपति संबंधित प्रत्येक फैक्ट को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है और एकदम ऑथेंटिक जानकारी देने की कोशिश करी। आप अलग अलग एग्जाम के PYQ भी लगाकर देख सकते हैं, आपको इनसे संबंधित कोई भी फैक्ट नहीं छूटेगा। और अगली वीडियो के अंतर्गत मैं आपको 100 PYQ भी कराऊंगा जो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी एग्जामों में आए हैं वो सभी से संबंधित आपको PYQ करूंगा। और आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं तो आपसे वो PYQ सभी जरूर बनेंगे। अगर एक दो फैक्ट छूट जाते हैं तो मैं आपको वहां बता दूंगा, वैसे तो एक भी फैक्ट छूटेगा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो मैंने सभी देने की कोशिश करी है। लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार आता है मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस फैक्ट को यहाँ देने की कोशिश करी। आप प्रत्येक फैक्ट को अच्छी तरीके से समझे। तो चलिए दोबारा स्टार्ट आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, तो कब लगाया जाता है उसके बारे में आप कल वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन आप सिर्फ यहाँ राष्ट्रपति की अपन शक्तियां देख रहे हैं तो उसमें राष्ट्रपति की शक्ति होती है राष्ट्रपति शासन लगाने। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। यदि भारत को वित्तीय स्थिति या साख संकट में तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जब वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगता है। भारत में तो एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा गया। तो ये आपको तीनों आर्टिकल ध्यान रखने। अब अपन देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। प्रत्येक राष्ट्रपति, भारत के अब तक 15 राष्ट्रपति हुए, 15 राष्ट्रपति के बारे में, किस राष्ट्रपति के बारे में क्या महत्वपूर्ण है ये जानने की कोशिश करते हैं अपन लोग। किस राष्ट्रपति के बारे में क्या महत्वपूर्ण है, मतलब आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे, भारत में कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति हुआ। इस तरह के क्वेश्चन आपने एग्जाम में जरूर देखे होंगे। तो अब तक 15 राष्ट्रपति हुए जिनके बारे में एक एक या दो दो फैक्ट जो भी इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, तो आप ध्यान से समझे। चलिए देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में क्या इंपोर्टेंट है। ये भारत के पहले राष्ट्रपति और लगातार 2 बार चुने गए राष्ट्रपति। तो पहले राष्ट्रपति अपने कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कितनी बार चुने गए थे? 2 बार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ये अपने पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन थे पहले? उपराष्ट्रपति। तो पहले आप अपने उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। जो टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया था, किसकी याद में मनाया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की याद में मनाया था। तीसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और कार्यकाल में ही निधन। तो इनके बारे में 2 फैक्ट हैं, पहले मुस्लिम, और क्वेश्चन आता है कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन जी, और जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हो गया था वो भी पहले राष्ट्रपति थे। मतलब जाकिर हुसैन जी का निधन हुआ था जब उस समय वो राष्ट्रपति के पद पर रहते थे। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अपने जाकिर हुसैन जी। तो अपने 3 राष्ट्रपति के बारे में देखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखते हैं बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद जी और नीलम संजीव रेड्डी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं इनके बारे में क्या क्या इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बीबी गिरी के बारे में। बीबी गिरी जी के बारे में क्या इंपोर्टेंट है। तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति फिर निर्वाचित राष्ट्रपति। बीबी गिरी जी कौन थे? भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति और फिर निर्वाचित राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो उस समय राष्ट्रपति पद खाली रहता है, लेकिन खाली नहीं रह सकता, किसी व्यक्ति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है। तो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी जी। बाद में चुनाव लड़े और फिर राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए। तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन आता है, कौन थे? बीबी गिरी। फखरुद्दीन अली अहमद ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और जब भारत में आपातकाल लगा था 1975 में, तो उस समय इंदिरा गांधी के समय लगा, तो राष्ट्रपति कौन थे? अपने बीबी गिरी जी।
तो दूसरे नंबर के मुस्लिम राष्ट्रपति और जब आपातकाल लगा तो समय भी राष्ट्रपति थे। तो आपको इनके बारे में ये एक दो फैक्ट ध्यान रखना है। पहले कारवाक राष्ट्रपति बीबी गिरी जी, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जी। और जब आपातकाल लगा था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अली अहमद जी। अब हम देखते हैं नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में। तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, इनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, तो निर्विरोध चुने गए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आपने देखा होगा और ये केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया है नीलम संजीव रेड्डी से संबंधित। तो आपको ध्यान रखना है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे और एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। 7वें नंबर के राष्ट्रपति अपने कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह, पहले सिख राष्ट्रपति थे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, वैसे तो नहीं आता, अगर आता है तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं ज्ञानी जेल सिंह जी जो भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति हुए थे, वो पहले नंबर के सिख राष्ट्रपति थे। 8वें नंबर के राष्ट्रपति कौन हुए थे? वेंकट रमन जी। 9वें नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर शर्मा। 10वें नंबर के राष्ट्रपति के आर नारायण। तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण जी। तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण जी। 11 नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी किसके नाम से आता है? मिसाइल मैन के नाम से। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भारत के राष्ट्रपति रहे। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 11 नंबर के राष्ट्रपति। 12वें नंबर में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। तो पहली महिला राष्ट्रपति जो अब जब तक देश आजाद हुआ उसके बाद से पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति चुना गया। तो कब चुना गया था? 12वें नंबर पर 2007 में। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। 13 नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। 14 नंबर के रामनाथ कोविंद जी और वर्तमान में अपनी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। 15 नंबर की राष्ट्रपति भारत की पहली महिला कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरे नंबर की महिला। अगर महिला पूछे तो दूसरी नंबर की है और अगर आदिवासी महिला पूछे तो पहले नंबर की। तो इस तरह हमने राष्ट्रपति के बारे में जितनी फैक्ट है वो जानने की कोशिश करी। अब कुछ फैक्ट है जो मैंने आपको ऊपर बताया उनको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में क्या फैक्ट बताए थे कि भारत के पहले राष्ट्रपति और सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले राष्ट्रपति थे। कितनी बार चुने गए? 2 बार। कितने वर्ष तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? 12 वर्ष तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और जिनका कार्यकाल में निधन हुआ, कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, तो वो भी अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। बीबी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति और द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। आपको नीलम संजीव रेड्डी के बारे में भी ध्यान रखना है कि इनको निर्विरोध चुना गया था। ज्ञानी जेल सिंह भारत के पहले सिख थे, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये कुछ फैक्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इस तरह हमने इस वीडियो के अंतर्गत भारत के 15 राष्ट्रपति हुए हैं अब तक, उनके बारे में जानने की कोशिश करी। तो हमने अब तक देखा भारत के 15 राष्ट्रपति हुए, तो आइए उनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में क्रम से क्वेश्चन आया था कि निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन सा का क्रम सही नहीं है। तो पहले नंबर पर राष्ट्रपति कौन हुए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे नंबर के जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम व्यक्ति जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। चौथे बीबी गिरी, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति। 5वें फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। 6वें नंबर के नीलम संजीव रेड्डी जिनको निर्विरोध चुना गया था। 7वें नंबर के ज्ञानी जेल सिंह, पहले सिख आदिवासी। 8वें नंबर के आर वेंकट रमण। 9वें नंबर के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 10वें नंबर के के आर नारायण जी। 11वें नंबर पे एपीजे अब्दुल कलाम। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो 11वें नंबर के राष्ट्रपति। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो भारत की पहले महिला राष्ट्रपति थी वो कौन से नंबर की ध्यान राष्ट्रपति थी, तो 12वें नंबर की। इसलिए आपको सभी राष्ट्रपति एक क्रम से ध्यान रखना है कि इनके बाद क्या राष्ट्रपति है। अगर जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार चुने गए तो एक बार काउंट होता है। अगर कोई व्यक्ति 2 या 3 बार राष्ट्रपति बनता है तो उसको एक बार ही काउंट होते हैं कि राष्ट्रपति रहे नाम की तरह। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार चुने गए, तो ऐसा नहीं है कि तीसरे नंबर पर ये आए हो। मतलब
पहले व्यक्ति थे दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि उसी व्यक्ति को चुना गया है, तो एक बार भी काउंट होता है। तो दूसरे नंबर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस तरह आपने देखा, फिर आपने 13वें नंबर के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद जी, वर्तमान 15 नंबर की राष्ट्रपति कौन है अपनी? द्रौपदी मुर्मू जी, जो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। तो इस तरह हमने भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की, अच्छी तरह से प्रत्येक फैक्ट को समझा। अगर आपको कोई जानकारी या कोई फैक्ट समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको वहाँ उसका जवाब दे दूँगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइक ही हमको आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि मैं आप लोगों को फ्री में, जो आप लोगों को पैसे से मिलेगा, वो फ्री में कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी तरह से। क्योंकि कोई भी फैक्ट मैंने एक भी छोड़ा नहीं और प्रत्येक फैक्ट को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है। जो मैंने बोला है, जैसे राष्ट्रपति का आपको चुनाव समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको उसको वीडियो उपलब्ध करा लूँगा। और अगली वीडियो के अंतर्गत हम राष्ट्रपति से संबंधित 100 पीवाईक्यू भी करेंगे, जो अलग-अलग एग्ज़ामों में आए हुए हैं। जैसे आपको एक अनुमान लगाया कि राष्ट्रपति जी किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हमने जो पढ़ा है, क्या वो एग्ज़ाम में आता है? तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको ये वीडियो एक बार समझ में नहीं आती है, तो दोबारा देखिए। इस वीडियो के आप नोट्स भी बना सकते हैं। आप, क्योंकि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति से संबंधित कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर कुछ फैक्ट 1-2 बच जाते, तो मैं आपको जब 100 पीवाईक्यू कराऊँगा, तो उसमें अच्छी तरह से समझा दिया करूँगा। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी तरह देख लेते, तो जब मैं सॉफ्टवेयर को कराऊँगा ना, तो उसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन इनके अंतर्गत ही आए हैं। अब ऐसा नहीं डायरेक्ट मैंने अनुच्छेद पढ़ा दिए। अनुच्छेद की तरह मैंने इसलिए पढ़ा है कि आपको एक साइड से पूरी जानकारी उपलब्ध करा दूँ। अगर मैं फैक्ट बताता कि कितने साल के लिए चुना जाता है, कौन-कौन व्यक्ति भाग लेता है, तो आपको ध्यान नहीं रखता। ये मैंने एक तरह से बताया कि राष्ट्रपति पद कहाँ पर दिया गया, उनकी शक्ति क्या-क्या है, पद क्या-क्या है, किस प्रकार चुना जाता है, क्या चुनाव प्रक्रिया होती है, कितने साल तक रह सकता है, सब एक क्रम में देने की कोशिश करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत। आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप लोगों को उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाया करेगा। अगली वीडियो हम राष्ट्रपति से संबंधित 100 पीवाईक्यू की लाएँगे, जो कल आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।